बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अक्सर प्रोग्राम्स में जाहिर है हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उस पर बात हो और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को बुलाकर उनकी राय ज़रूर ली जाती है। लेकिन पाकिस्तान की 62% आबादी जो ताज़ा सर्वे के मुताबिक लगभग अब 63 से ज़्यादा तजावुज़ करती हुई दिखाई दे रही है, वो आबादी है इस यूथ की। ये यूथ क्या सोचती है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ये, इकबाल के शाहीन है ये। क्या इनके जहनों में सवालात हैं पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान के मईशत के हवाले से? आज इसलिए हम एक खुसूसी तौर पर एक इंस्टीट्यूट में आए और कोशिश ये करेंगे कि ज़रा इन नौजवानान के साथ गुफ्तगू करें। लेकिन इस गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए आज हमने एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत को यहाँ पर मदऊ भी किया है, जिनके क्रेडिट पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है स्टूडेंट्स कि वो पाकिस्तान के यंगेस्ट मेयर रह चुके हैं। जब पाकिस्तान के यंगेस्ट मेयर रह चुके हैं तो शायद आप यकीनन जानते हो पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन हिस्सा और कराची और सिंध की सियासत के अहम तरीन शख्सियत नन अदर दैन डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जैसे सब हैं ये हैं आप हैं, सब एक ही जैसे। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आज मैंने आपके और यूथ के दरमियान तो आना नहीं है क्योंकि आप भी यूथ के ही दरमियान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात करना चाहती हूँ। इस वक्त बड़े अबहामी कैफियत बताई जा रही है। आपको लगता है सरफेस पे जो चीज़ें आ रही हैं, अंडर द कार्पेट भी कुछ चीज़ों को छुपाया जा रहा है? पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नया मरहला नहीं है। हमारी तारीख़ में ऐसा होता रहा है कि जब 3-3.5 साल हो जाते हैं किसी एक हुकूमत को और उसकी कारकर्दगी मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श ना हो, तो फिर ऑपोजिशन को एक मौका मिलता है। ठीक है। और जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं, ये हुकूमती जमात के अपने MNAs भी अगर पर तोलने लगे और कोई ऐसी उस जमात के अंदर भी दरार पड़ गई हो, तो फिर लगता है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक आएगी, फिर वो शायद कामयाब भी हो और इन हाउस कोई चेंज आ जाए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो गुज़िश्ता 2 हुकूमतें रहीं इससे पहले भी, एक पीपल्स पार्टी की और एक PMLN की, बिल्कुल, तो पीपल्स पार्टी का भी एक वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। 2 वज़राए आज़म ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए और फिर उनको जाना पड़ा। इसी तरह PMLN में नवाज शरीफ आए, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने और बड़े एतमाद के साथ बने, लेकिन उन्हें जाना पड़ा और शायद खाकान अब्बासी आ गया। अब ये देखना है कि अगर ये होता है और ये नो ट्रस्ट मोशन जाता है, तो क्या ये हमारी जो एडहॉकिज़्म है सियासत की, ये उसी का एक तसलसल होगा, एक जमूद है, स्टेटस को है, या वाकई में ऑपोजिशन ने भी इस मरतबा ये सबक सीखा है कि भाई पहले 2 जमातों की बारियां आती थी, अब एक स्टेटस को की सपोर्ट करने वाली PTI तीसरी पार्टी भी आ गई और आइंदा इंतखाबात में तीनों को बारी बारी मौका मिलेगा और आवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो इलाकाई जमातें हैं वो कभी एक बड़ी जमात के साथ, जैसे कराची की जमातें या सराइकी बेल्ट की जमातें या हज़ारा डिवीज़न की जमातें, वो कभी एक बड़ी जमात के साथ, कभी दूसरी बड़ी, वो म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा। लेकिन ये आज यूथ के साथ बैठे हैं तो हमें ये पॉन्डर करना है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड क्या है, कि हम ये जुल्मते तीरगी शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते हैं। तो आज हम यहाँ सब अगर एक डॉक्टर फारूक सत्तार हों और वो अशार ना पढ़ें, ऐसा तो नामुमकिन है। तो क्या खूबसूरत शेर पढ़ा है। लेकिन इस शेर के साथ ही मेरे जहन में ये सवाल उभरा है, क्या वाकई हम अपने हिस्से की शम्मा जला भी रहे हैं या नहीं जला रहे? पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आप लोग अभी इमरान खान साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 10 रुपये, 1-2 रुपये नहीं 10 रुपये कम कर दिया अचानक से पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर। क्या रिएक्शन था? कोई जवाब देगा मुझे यहाँ पर? कोई बच्चा लड़का जो इस बारे में जानता हो बताना चाहे। जी। 63% उन्होंने 10 रुपये कम किया है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना वो मैटर नहीं करता। क्योंकि पहले वो 12 रुपये बढ़ा चुके हैं। जब 12 रुपये बढ़ाए हैं तो वो सडनली उन्होंने 10 रुपये कम भी कर दिया है। इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, एज एन इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो 10 रुपये भी एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा है क्योंकि एक 10 रुपये अगर गरीब इंसान डलवा भी रहा है तो वो 10 रुपये का उनको एक फ़ायदा भी है कि 10 रुपये
का प्रॉफिट आ रहे हैं उन्हें। चलो ठीक है, फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी भाई, कुछ कहना चाहते हैं? अचानक से कुछ जहन में आ गया जी। मेरे हिसाब से ना एक ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है और ये पैटर्न होता है। साइकोलॉजिकल ट्रिक है वो, जैसे सर कह रहे थे कि म्यूजिकल चेयर चल रहा है, या ऐसे ही होता है। अच्छा। क्योंकि जब वो आए थे उन्होंने एंडिंग भी अच्छी करी और अब स्टार्टिंग भी अच्छी करी। वो चाह रहे हैं कि जैसे हम जा रहे हैं तो वो एंडिंग भी अच्छी जा करें, रहे हैं क्योंकि या नहीं जा पास रहे? ये तो बताओ पहले। मेरे हिसाब से तो जा रहे हैं। जा रहे हैं या नहीं जा रहे? ओह गॉड। क्योंकि अब बिल्कुल ही एंड चल रहा है तो उन्होंने बोला कि एंडिंग अच्छी करते हैं ताकि सबको लगे कि इसने मतलब जो भी करा बीच में वो सब भूल जाए। ऐसा होता है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ओके, जाते जाते कुछ मजे का काम करते हुए अच्छा ये बताइए, जब मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के यंगेस्ट मेयर आपके सामने बैठे हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं आप डॉक्टर फारूक सत्तार से पाकिस्तान की सियासत के हवाले से? आप क्या समझते हैं कि क्या रेलेवेंट सवाल हो सकता है डॉक्टर साहब से आजकल? पहला तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है यूथ, तो बेसिकली यूथ हमारे पे जब हम 18 साल के होते हैं तो आप फ़ौरन से जो है NIC कार्ड बनवा लें। हम बनवा लेते हैं कि हमारा वोट बहुत कीमती है, लेकिन उस वोट को, वो वोट जो हम देते हैं वो कहाँ यूटिलाइज़ होता है? वो तो हमें कहीं भी यूटिलाइज़ होता हुआ नज़र नहीं आता। जब हम देखते हैं आपस में सियासी पार्टीज़ जो हैं वो मुस्तकिल हमें लड़ती हुई हमेशा नज़र आई हैं। लड़ती हुई नज़र आती हैं? बिल्कुल लड़ती हुई हैं, तंज़ो निज़ाम में ही हमें नज़र आई। अच्छा, तो ये हमारा वोट, हम यूथ वहाँ पे कहाँ होती है? यूथ का वोट कैसे इस्तेमाल होता है? कैसे इस्तेमाल होता है? सीधा सीधा सवाल। यूथ को इस मर्तबा इलेक्शन में उम्मीदवार बनाया जाए, सिर्फ उनसे जलसे तैयार ना कराया जाए, नारे ना लगवाया जाए, वो झंडे लेकर खड़े हों और नारे लगाएं। उन्हें 65% अगली मर्तबा बल्दियाती इंतखाबात में यूथ दे। तो पहला, आप अभी से उनकी लगामें अपने हाथ में ले लें और अभी से ये मुतालबा ट्विटर पर हो, कोई भी मीडियम हो, सोशल मीडिया पर अभी से ये कैंपेन चलाना शुरू कर दें। लाहौर में भी यूथ आपको सपोर्ट करेगी, पिशावर, ये कंट्री वाइड, ये कौमी सतह पे ये बन जानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तीसरा, जो इलेक्शन जिनको लड़ाया जाए, हाँ जी, वो बहुत पैसे वाले ना हो, वो खुद तो फिर तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते अगर पैसा ना हो। नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ, आप कहें कि आप यूथ को लड़ाएं। हम सब जिस तरह तहरीक खिलाफत में 5-5 रुपए 1-1 रुपए का चंदा हुआ था, सर सैयद अहमद खान ने जामे अलीगढ़ बनाई, 1-1 रुपए 8 आने 4-4 आने जमा हुए थे। इसी तरह हम 10-10, 100-100, 50 रुपए जमा करके हम अपने उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ाएंगे, हमें पैसों की भी जरूरत नहीं। ये स्लोगन आपके पास अच्छा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जब आप ये सारी बातें करते हैं तो मुझे नहीं पता, आइडियलिस्टिक है लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल नहीं। अच्छा, इम्प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये सवाल ये जहन में आ रहा है इनके। जरा आप खड़े होकर सवाल पूछ लें पहले, फिर मैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यूथ के वोट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन इलेक्शंस के बाद उस यूथ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और वो जो हम पहले सारे वादे दावे किए जाते हैं उनको कहीं साइड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों है, इसका जवाब अभी लेते हैं डॉक्टर साहब से। थैंक यू वेरी मच कि आपने सवाल किया। लेकिन आप में से कोई मेयर बनना चाहता है कराची का, सिंध का? किसी की ख्वाहिश है? इस मर्तबा 35 साल से कम उम्र का एक बेटा या बेटी इंशाल्लाह मेयर बनेंगे। आप में से कोई हो सकता है? 28 साल की उम्र में बना था और मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में, तो इन्हीं में से जो है वो इंशाल्लाह किसी ना किसी को। क्या आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है कराची और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? क्यों नहीं होगा? आप में से हाँ, कोई आपके जहन में है ऐसा हो सकता है? नहीं मैम, मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी है तो उसके जो लोग हैं ना परमानेंट ही हैं, वही आते चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, जैसे तो हमारा चांस नो चांस नहीं, मुझे लगता है कि हमारा कोई चांस नहीं, और जिसका खासूसन बैकग्राउंड कोई ना हो पॉलिटिकल उसमें, तो उसका कोई चांस नहीं। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा मेरे ख्याल ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर वो जो उन्होंने वोट का किया कि अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो और फिर आप एक सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हो तो सर यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई ज़बान बोलने वाली बेटी हो कराची में, किसी पाकिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखती हो, आज अब कराची में सेटल्ड है और यहाँ उनकी फैमिली रह रही है, यहाँ के तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, अब वो कराची वाले हैं। कम से कम कराची में जो बेटी बेटा जो रह रहा है उसे ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं बन सकते। ओके, अच्छा, एक और सवाल मैं लूँगी, फिर ब्रेक पे जाऊँगी। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार और कराची की पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी और बाकी मानदा जमातें क्या वो डिलीवर कर पाई शहर के अंदर या कराची के अंदर, अगर मैं पूछूँ तो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, हम देख रहे हैं कि कराची के बिगड़ते हुए जो हालात है, सूरत हाल, स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जो हम देख रहे हैं सड़कों पर फायरिंग, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और कर रहे हैं।
तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जो सियासतदान हैं वो ख़ुद को यानी कि इस मसले के ख़िलाफ़ उनकी क्या रद्द-ए-अमल होनी चाहिए और हो रही है, और आपकी क्या राय है इस बारे में? डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी अलामतें हैं, सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स का अगर वक्ती क्योर करेंगे तो सर के दर्द के लिए पैनाडोल दे दें तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए, लेकिन अगर वहाँ ट्यूमर है तो फिर एक परमानेंट क्योर चाहिए, एक सर्जरी चाहिए। तो हमारे सिस्टम में एक रेडिकल रिफॉर्म, रेडिकल सर्जरी चाहिए, और उसी में 2-3 उसके तरीके हैं। एक तो यूथ की बड़ी मोबिलाइजेशन, यकजहती, और एक इनकलाब जिसकी तरफ मैंने, और उसमें पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर अगर कराची का मॉडल बनाए हैदराबाद को, तो हम कहें ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इसी जवाब के तालियां साथ तो मेरा बजा दो यार इतनी असल में कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहनों में भी हैं जो ज़ाहिर सवाल की सूरत में है, वो मैं आपसे ज़रूर लूँगी, लेकिन जो बातें डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद ऐसा हमें महसूस होता है कि ये बहुत ड्रीम्स हैं हमारे या ख्वाबों में हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी विल शो करें और 62% जिनको हम आज यहाँ लेकर बैठे हैं इनका वोट और इनकी डिवोशन शामिल हो, तो ये चेंज जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब यहाँ क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ये हो सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। लेकिन एक ब्रेक जरूर है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद कुछ मजीद स्टूडेंट से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि इतनी भरपूर तालियों में हम वापसी का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है और क्लेम हो रहा है कि पाकिस्तान के 62% को पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बच्ची है जो सवाल करना चाहती है, क्या सवाल है आपके जहन में? सर MQM क्यों ज्वाइन किया आपने? सर ऊंचा बोलो सर को आवाज नहीं। MQM क्यों ज्वाइन किया आपने? सर आपने MQM क्यों ज्वाइन की? कुछ और ही ना कर लेते आप, डॉक्टर थे अच्छे भले। हाँ जी बैठे बैठे। मेरे ख्याल में मैं जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ, अगर MQM में भी मैं पैदा हुआ तो फिर मैंने इसलिए ज्वाइन की। देखें कोटा सिस्टम की एक ऐसी तलवार अभी भी है, गैर आईनी, पहले आईनी थी, जिसमें थोड़ा सा अर्बन सिंध के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होती है। अच्छे ग्रेड, अच्छी मेरिट के बावजूद मेडिकल कॉलेजेस या प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलता, उस वक्त बहुत ज़्यादा था। और शायद मेरे लाड़काना नवाब शाह, बेटियां बेटे मेरे बच्चे हैं, मुझे उनसे कोई ज़ाती बुग़्ज़ और इनाद नहीं है, लेकिन शायद उनको कम परसेंटेज पे दाखिला मिल जाता था। अच्छा, मेरा 1 नंबर से दाखिला मेडिकल कॉलेज में रह गया। मैंने 10 पर्चे साथ दिए इंटरमीडिएट में, फिर मेरा दाखिला हुआ तो जामशोर लियाकत मेडिकल कॉलेज में हुआ। वहाँ फिर कौम परस्तों ने जो मेरी मिजाज पुरसी की, वो कराची से आने वालों की जो मेहमान नवाजी होती है, तो उससे 14 तबक भी रोशन हुए, आटे दाल का भाव भी पता चला, और पता चला कि भाई कौम परस्ती क्या होती है। तो फिर थोड़ा सा रिएक्शन था। फिर मैंने कराची म्यूचुअल माइग्रेशन हुआ, APMSO बनी हुई थी कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, मेरिट पे दाखिलों के लिए वो नौजवानों के नफ्स पर हाथ रख दिया था, जोक दर जोक लगाए, और 2-3 सालों में APMSO दूसरे नंबर की तलबा तंजीम बन गई जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के बाद। तो मैंने भी उसे उसी वक्त ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो लोगों की दिलों की आवाज़ थी। लेकिन फिर MQM ने शुरू में अच्छे काम किए, लेकिन फिर MQM भी जब पटरी से उतर गई तो जाहिर है कि हमें भी बहुत सारी बातों पर शर्मिंदगी होती थी। बदनाम हुए चाइना कटिंग को लेके कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कैबिनेट में मैं वज़ीर था, चाइना का वज़ीर आज़म आया, जब उसने मुझसे मिलवाया कि भाई डॉक्टर फारूक सत्तार पार्लियामेंट्री हेड ऑफ MQM, उसने कहा ओ MQM, मेरा हाथ पकड़ के अलग ले गया मुझे वो चाइना का वज़ीर आज़म, और मुझे कह रहा है कि ब्रदर व्हाट इज चाइना कहते हैं। अब ये जब चाइना का So what your answer? My answer was, brother, this is a conspiracy against China and MQM. That's great. Good answer. Okay. एक और बच्ची है जो सवाल करना चाहती है, क्या सवाल करना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? मेरा नाम फातिमा इकबाल है। मेरा आपसे ये कि आप MQM में इतने साल से हैं, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो आपने कराची और कराची की यूथ के लिए क्या काम किया?
गुड सवाल। डॉक्टर साहब, कराची के यूथ के लिए क्या हुआ है? कराची की यूथ जो है सड़कों पर रुलती है ट्रांसपोर्ट के लिए, कराची की यूथ रुलती है नादरा ऑफिस के बाहर, कराची की यूथ इसी तरह रुलती है मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए। कोई सिस्टम नहीं बना सकी आपकी तंजीम भी? मैं इस बात पर 100% इनका जो कंसर्न है और जो मैं अपने इस नादानिस्ता कहें या वक्त और हालात का जबर, ये गलती या ये जुर्म जो हमसे भी सरजद हुआ 30-35 साल की सियासत, बड़ी बात है कि आप एडमिट कर रहे हैं। मैं इसको एडमिट भी करता हूँ, इसकी अनकंडीशनल माफी भी मांगता हूँ। नई टीम, नए चेहरे, कोई नया सवाल किसके पास है? अच्छा आती हूँ। अच्छा, बॉयज वरना कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हाँ चलो, नाम बताओ अपना और सवाल पूछो डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शर्जील। तो फारूक भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि फारूक भाई आपकी एज के लग रहे हैं। वैसे फारूक भाई इतने यंगस्टर्स के साथ रहते हैं कि लोग भाई समझते हैं। फारूक भाई सही टर्मिनोलॉजी है, एक दोस्त जैसा रिश्ता है। दोस्त जैसा रिश्ता है, क्या बात तो है। फारूक भाई, एक सवाल है कि 2014 से पहले MKM 1 थी और कराची के उरूज के दिन थे, महाजिर भी बहुत उरूज में थे उस वक्त। कराची की सड़कें सही थी, कराची में कचरा गुंडी नहीं थी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, कराची को उसका हक मिलता था। पर सर 2014 के बाद MKM कई हिस्सों में बढ़ गई, जैसे मुस्तफ़ा कमाल उन्होंने अपनी PSP खोल ली, दुकान है उनकी। या सर दुकान ही चला रहे हैं। और उसके बाद अनीस कैम खानी है, उन्होंने उन्होंने MKM बहादराबाद बना ली। आप MKM पाकिस्तान चला रहे हो और वहाँ से MKM लंदन चल रही है और यहाँ अमन कमेटी यहाँ है। तो सर जब यूनिटी पे बात आती है तो सिंधियों को पता है कि उनके पास पीपल्स पार्टी है, पर जब पंजाब पे बात आती है उन्हें पता है कि उनके पास PML है। पर जब महाजिरों की बात आती है तो महाजिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि वो अमन कमेटी पे जाएँ या MKM बहादराबाद पे जाएँ, MKM पाकिस्तान पे जाएँ। शहजादे छा गए सर, जवाब चाहिए तगड़ा जैसा सवाल आया है। तुमने तो लोगों की नस पे हाथ रख दिया। और मुझे यहाँ से भी 1-2 लीडर नजर आ रहे हैं जो इंशाल्लाह अपने लोगों की बेहतरीन रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये जो डिवाइड है ना, ये हम बड़ों में है, आम लोगों में ये डिवाइड नहीं है, उनमें पहले से ज्यादा अर्ज है। ग्रेट। और किसी का सवाल? नाम बताइए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कुबा खान है। मेरा सवाल है कि अगर यूथ इतनी इंपॉर्टेंट है तो व्हाई आर द यूथ नॉट इनवाइटेड व्हेन मेजर डिसीजन आर मेड इन पॉलिटिकल पार्टीज और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जब बड़े डिसीजंस लेती हैं, तालियां बजाएं। तो आप जैसे बच्चों का इनपुट कितना होता है, यही पूछना चाह रही हैं आप? सर क्यों नहीं इनवाइट करते? आप लोग बड़े बड़े लेते हैं डिसीजंस, लेकिन फिर वोट लेने के बाद आप इनको भूल जाते हैं। देखिए, शुरू में तो हमने बुढ़ों से और लफंगों से हमने लेके सियासी अमल, एक नौजवानों, मिडिल क्लास, एजुकेटेड, अर्बन यूथ, ये कॉम्बिनेशन था MKM, मिडिल क्लास, अर्बन, एजुकेटेड। फिर हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो 20 साल के बाद फिर यूथ कम हो गई और जिनकी मनापली, इजारादारी कायम हुई, जिस तरह बाकी पार्टियों में इस तरह MKM में भी कायम हुई, तो उन्हीं को टिकट दिए, पॉलिसी मेकिंग में भी उन्हीं को रखा। बात दुरुस्त है, हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि वापस अगर ऊपर जाना है तो पार्टी के स्ट्रक्चर्स में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के राब्ता कमेटी में 65% 35 साल से कम उम्र के बेटे और बेटियों को, नौजवानों को लेना होगा। Agreed or not? Agreed? Okay. और बल्दिया में भी, डॉक्टर एक सवाल और लेंगे। बल्दिया में भी 65% 35 साल से कम उम्र के। ऐसा होता नहीं है। देखिए सर, मैं डॉक्टर साहब वैसे तो यूथ का दिन है, आज यूथ सवाल करिए, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा हक है, मैं भी करीब करीब यूथ के ही हूँ। तो मसला ये है कि हमारे पास डबल केबिन गाड़ी नहीं है, हमारे पास बड़े बंगले नहीं हैं, हम पुल के इस पार रहते हैं, सोर्स भी नहीं है सर, दाखिला भी बड़ी मुश्किल से मिलता था एक ज़माने में, अब तो फिर भी 2-3 लोगों को जान पहचान से हो जाता है काम। तो हमारे काम नहीं है, मेयरशिप हमारे पास नहीं आनी है, डिप्टी मेयर हमारे में से नहीं बनेगा, ये 3-4 पार्टीज में से बन जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं PIB में रहता हूँ, मॉडेस्ट नेबरहुड है PIB कॉलोनी, और क्लास 1 में आया था, वहाँ रहता था, मेयर बना, वहीं पर रह रहा हूँ, MPA MNA, सूबाई वजीर, 5 बार MNA, 2 बार MPA, सूबाई वजीर, वफाकी। अच्छा, मेरी डबल कैबिन
बाकी मेरे जो कंटेम्प्रेरी हमअसर हैं, किसी की 3.5 करोड़ की बुलेट प्रूफ है, किसी की 4 करोड़ की है, किसी की शायद 2 करोड़ की है, मेरी अल्लाह के फजलो करम से 75 लाख के अंदर। ठीक है, बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल डॉक्टर साहब। मेरा ये सवाल है कि जैसे गवर्नमेंट में हम देखते हैं तो जो जॉब पैकेजेस हैं या बेसिक जो पैकेजेस हैं वो इतना अट्रैक्ट नहीं करते यूथ को ख़ास तौर पे। अगर हम देखा जाए तो अभी हम जो नॉर्मल आईटी वाले या जो भी हैं, अगर हम चाहें तो हम 20-30 हज़ार रुपये ऐसे कमा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत बड़ी बात होती है, बड़े लेवल पे जाके मिलती है। तो ऐसा क्यों है? तो फिर इस वजह से हमें ना लीडरशिप्स में इतना अट्रैक्शन नहीं दिखता और ये सब होता है। तो ये मेरा सवाल है। जॉब पैकेजेस की बात कर रहे हो जी, कि लीडरशिप में अट्रैक्शन। जी सर, बड़े खांचे होते हैं, आप किधर हैं सर? खांचे के अलावा जो हलाल कमाई है वो बहुत कम है सर। हलाल कमाई 20,000 रुपए, अगर एक पुलिस वाले की अभी मैं बात कर लूँ 25,000 या मैक्सिमम 30,000, आप समझते हैं कि वो सर्व कर पाएगा? और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी हो चुकी होती है कि वो अपने लोगों तक वो सारी चीज़ें जो उसने रूल्स रेगुलेशंस में सीखी हैं उसको इन प्रैक्टिकल भी कर सके अप्लाई। मैंने कहा ना, कम्युनिटी पुलिस, पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन, इकॉनमी, फिर तनख्वाहें पुलिस की, फिर उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए। मेरा नाम ताहा है। मुझे आपसे पूछना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो कोटा सिस्टम ख़त्म करने के ऊपर थी, आज भी वो वहीं पर ही खड़ा हुआ है, तो इसका क्या सोल्यूशन है आगे? चले एक और आपके साथ और सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी जवाब, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उवैस खान है। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर आप एज अ पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर अब असाइन हो जाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल में इस डिबेट को आप देखें ना, किसी भी जो लड़का शर्मीला उसकी शादी की बात करे तो वो नहीं कहेगा ना कि हाँ मेरी शादी तो अच्छा जवाब है। गो के दिल में लड्डू फूट रहे होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमनूर है। मेरा सवाल ये है कि अभी जो पार्टी है वो जो काम कर रही है वो तो सही है, लेकिन आने वाली कौन सी पार्टी है जो हमारे मुल्क को बेहतर कर सकती है? और इन सब मसले लग रहे हैं मतलब इनकी भी राय होगी ना कि कोई ऐसी पार्टी हो। आपकी राय क्या है? देखिए पीटीआई जैसे तैसे काम कर ही रही है, अगली कौन सी जमात हो सकती है आपके ख्याल? मेरे ख्याल में फौरी तौर पे तो कोई नई जमात मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, कोई जमात नहीं है। नया सियासी अमल नजर आ रहा है okay. जो हर सियासी जमात के नौजवानों विगर, एनर्जी, पैशन और इनोवेशन पर मुश्तमिल है। ग्रेट। और ये हर सियासी पार्टी के माफिया को निकाल के उसे इंसान का बच्चा बनाएगा, उसके किबले को दुरुस्त करेगा। ये सियासी अमल मुझे इसी नोट के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर जरा डॉक्टर फारूक सत्तार से कुछ मैं भी 1-2 सवाल करती हूँ, क्योंकि यूथ भी मौजूद है। सीधे सीधे से 2 सवाल हैं। इत्तेहादी जो इनके भी दोस्त हैं, नाम लिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, कब तक थैंक यू करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक थैंक यू करने वाली है अवाम पाकिस्तान को? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। पाकिस्तान की सियासत पर, कराची की सियासत पर पाकिस्तान की यूथ यहाँ बैठी है जो पाकिस्तान के लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात कर रही है, और बहुत सारे ज़ाहिर सवालात हैं जो यूथ पूछना चाहती है। यहाँ पे एक बच्ची है जो ब्रेक में मुझसे कुछ बात कर रही थी। क्या पूछ रही थी बेटा जी? जरा खड़े होकर सवाल डॉक्टर साहब से पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीका है और मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि वोट आवाम की आवाज़ होती है, मगर जो आवाम की आवाज़ है वो तो पीछे रह जाती है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, करप्शन है, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। इस बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सर क्यों होता है? बड़ा मासूमाना, आजिज़ाना ना कि सारा जग घूमिया, इस सवाल जैसा कोई नहीं। वही सवाल वापस आ गया। देखिए, हम यही तो बहस कर रहे हैं आज, जो सवाल है सारे यही हैं। वो इसलिए कि वोट देने वाला इलेक्शन के बाद उसका फिर कोई रोल नहीं है। आज सारी बहस इसी बात पर है कि वोट डालने से पहले पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस को आप अपने हाथ में लें, ताकि फिर वोट के बाद भी आपका रोल रहे। बिल्कुल रोल, लेकिन चिकन रोल ना हो ना सर। डॉक्टर साहब, चिकन रोल ना बन जाए ना, यहाँ चिकन रोल, मायो रोल, बीफ रोल, यही रोल बन रहा है, रोल नहीं बन रहा। जी बेटा खड़े हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए अपना, डॉक्टर साहब से सवाल करें। माय नेम इज़ इकरा। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने कहा आपको वज़ीर आज़म बनना चाहिए। अगर आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप भी जैसे वज़ीर आज़म दावा करते हैं, आप भी इसी तरह दावा करेंगे या कुछ करके दिखाएंगे? चलो
खुश हुआ सवाल से सर। देखिए, मैं कम से कम ये कहते कि मैं चालाक या अय्यार नहीं हूँ, लेकिन समझदार जरूर। मैं ऐसी वजारत उज़्मा लूँगा ही क्यों कि मैं सिर्फ दावे करूँ और काम ना कर सकूँ। मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मेरा सवाल ये, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको नहीं लगता कि आइंदा आने वाली पार्टी में कौन मुंतखब किसको किया जाए क्या नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसमें हम नौजवान भी जैसे देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे शरीफ ख़ानदान में जैसे डॉक्टर ये जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो अक्सर कहते थे कि जमहूरियत है जमहूरियत है, तो जमहूरियत हमें मुझे तो नज़र नहीं आती इस वजह से क्योंकि यहाँ पे डायनेस्टिक सिस्टम देखने को आता है। वो इस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा भी आ गई पार्टी के अंदर, और बिलावल भुट्टो साहब जनाब जो कि बाहर से पढ़ के आए वो उर्दू फर बोल नहीं सकते, तो वो हमारे मसाइल को कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो एक ही जो घिसी पिटी पार्टीज़ हैं, हम इनको क्यों वोट्स देंगे? हमारी भी तो हम चाहते हैं कि कोई और ऐसी पार्टीज़ हो जो हमारे लिए। बिलावल भुट्टो आ जाए उनके साथ सेल्फी लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं। ओके, और अगर मरियम नवाज आ जाए फिर तो थोड़ी सी बन जाए। थोड़ी सी लेकिन सवाल अच्छा है उसका कि सर ये मोरसी सियासत वाला सिस्टम हमें थोड़ा सा इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए, व्हाट इज डिजायरेबल इट इज नॉट नेसेसरीली अचीवेबल। एक ख्वाहिश रखना और उसको फिर पाए तकमील तक पहुंचाना, उसके लिए एक जद्दोजहद चाहिए, स्ट्रगल। आप कराची में एक मॉडल बना दें दोबारा से, यूथ मिडिल क्लास अर्बन एजुकेटेड, फिर आप लाड़काना नवाब शाह हम जाएंगे ना, वहाँ पर कहेंगे कि भाई अगर मौरूसी सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी तो आप वहाँ भी कोई नया सियासी अमल लाएं। फिर लाहौर जाएंगे, पिशावर जाएंगे, वहाँ नया सियासी अमल लाएंगे। ख्वाहिश रखने से नहीं होगा कि मैं ख्वाहिश रखूँ या मैं आँख बंद करूँ और आँख खोलूँ तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, या ये बिलावल की सियासत या नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो जाए। उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत असर है, उनके अपने लोग हैं जो कि उसको संभालते हैं। तो हमें वहाँ पर उस सिस्टम में दरार डालनी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद जुनैन सुल्तानी है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आजकल आईटी की तालीम है वो बहुत अहम है, पूरी दुनिया में अहम है, और पाकिस्तान में भी आईटी की तालीम अहम है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि हर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या इकदाम होने चाहिए कि आईटी की तालीम जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस की तालीम है और BSSC और CA, ये सारी तालीम सस्ती हों और हर आम नागरिक, हर आम बच्चा भी ये पढ़ पाए? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे उन्होंने भी बात की थी कि महाजिरों की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई हैं, PSP और ये सब, तो आपको लगता है कि अगर सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और अपने इख्तलाफात छोड़कर तो कुछ चेंज आ सकता है? और अगर ये चेंज आ सकता है तो सब अपने इख्तलाफात छोड़ते क्यों नहीं है आवाम के लिए? है बेचारी आवाम और इसके सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शिफा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम आपकी पार्टी को वोट देंगे तो यूथ को कोई बेनिफिट होगा या यूथ सिर्फ नारे लगाती रह जाएगी बाकी पार्टीज़ के साथ जैसे खड़े होते हैं हम लोग? हकीकत में तुम लोगों को नारों के लिए यूज किया जाता है, ये फीलिंग्स हैं? जहाँ नारे लगवाने होते हैं कहते हैं ले आओ सारे बच्चों को, है ना? हाँ, सवाल करो। बच्चे कहाँ हैं? बड़े हो गए हैं। चलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम हसनैन है। डॉक्टर साहब, हम देखें अभी हमने सारी तकरीबन पार्टीज़ ट्राई कर ली हैं। MQM भी आई, उनका भी दौर आ गया, पीपल्स पार्टी का भी आ गया, PMLN का भी आ गया, PTI का भी आ गया। तो अब पाकिस्तानी अवाम ने अब तकरीबन सब कुछ ट्राई कर ही लिया है। तो जब सब कुछ ट्राई कर लिया है तो अब नेक्स्ट आने वाले अगर हम एज अ यूथ आपके साथ खड़े हों तो हम अपना फ्यूचर आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी 20 साल पीछे चल रहा है पूरी दुनिया से, और हम यूथ हैं जो आगे मॉडर्न सोच रखते हैं। तो अगर हम आपके साथ खड़े हों तो क्या है? प्राइम मिनिस्टर बना देंगे यार आपको, और क्या चाहिए? बस खत्म कहानी। चलो सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिफरेंट पार्टीज़ आई, जैसे कि PTI आई, PMLN आई, तो अगर इन्होंने अलग अलग काम किया, अगर ये सब मिलकर काम करें पूरे पाकिस्तान के लिए या कराची के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि अगर ये मिलकर काम करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर पाकिस्तान मिल सकता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान राज कर सकता है। काफ़ी सारे सवाल आगे, लेकिन 2-3 सवाल मैं आपसे डॉक्टर साहब करना चाहूँगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए है, चाहे उनकी जमात कोई भी हो, उनका जिस भी वो साइन से लड़ते हों, बल्ला हो, शेर हो, पतंग हो या दीगर चीज़ें, आप समझते हैं कि इनका एक जगह इकट्ठा होना और इस 62% या 63% को एड्रेस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है? पहली बात तो वो जो एजुकेशन का कहा था, मैं बहुत मुख्तसर जवाब दूंगा कि GDP हमारी मुल्क की मजमूई पैदावार का
5% अगर हम एजुकेशन पर दे दें तो वो जो आपको फैसिलिटी की जो बात आपने की थी, मेरे ख्याल में कुछ बुनियादी सहूलतें हम पूरे पाकिस्तान के तलबा और तालबात को प्राइमरी से लेकर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा था आईटी सेक्टर का, तो देखें आईटी सेक्टर भी उसी एजुकेशन के अंदर कवर होगा एक प्रायोरिटी के तौर पर कि दुनिया के कई ममालिक की अब जो कन्वेंशनल एक्सपोर्ट है उतनी नहीं है, अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है, तो हमें आईटी में उसी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर इन्होंने कहा एमक्यूएम के सारे फैक्शंस एक हों, मैंने कहा है कि एमक्यूएम के नाम पर ना हो, लेकिन कराची को ऑन करने के लिए सब मज़हब, मसलक, ज़बान बोलने वालों और पहले एमक्यूएम के फैक्शंस, फिर जमात इस्लामी, पीटीआई, पीएमएलएन, पीटीआई, वो जो उन्होंने सवाल पूछा आखिर में कि सारी जमातें मिलकर 1600 अरब कराची को मिलने के चांस है अगले 4 साल में। बस ये देखिए सीनियर लीडरशिप, मैं खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, वहाँ से मुर्तज़ा वहाब, नासिर शाह, फ़हीमुज़्ज़मा, हाफिज़ नईमुर्रहमान जमात इस्लामी के, पीटीआई के नजीब हारून, आफ्ताब सिद्दीकी और हुनैद लाखानी, और इसी तरह पीएमएलएन के मिफ्ता इस्माइल, निहाल हाशमी, ये 15 लोग सनतकार, ताजिर, अच्छे बिल्डर, 2 अर्बन प्लानर, नोमान डॉक्टर नोमान, और 1 जुडिशरी, और लेजिस्लेशन और कौमी असेंबली में आर्टिकल 149(4), ये सारे सोल्यूशन मैंने पिंडी और इस्लामाबाद भेजे हुए। नौजवानों की तहरीक, सीनियर लोगों का डेवलपमेंट कमीशन, 1600 अरब कराची और बाकी शहरों को भी। आप यकीन मानिए ये कौमी एजेंडा है जो आपने कहा, ये कौमी एजेंडे में सारी पार्टियां मान जाए। आज मेरी बात को शायद लोग हैं बहुत एम्बिशियस आइडियल, 10 साल बाद अगर इस पर अमल नहीं हुआ 10 साल में, तो लोग कहेंगे कि फारूक भाई ने जो बात की थी वो सही थी, उस पर आना पड़ेगा। ये सारी बातें एमक्यूएम के फैक्शंस भी एक होंगे, हो जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसमें हम सबको इंश्योर करना है कि उन सबको भी फिर इंसान का बच्चा बनना है, उन सबको भी। ये तो मुश्किल और आखिर में तुमने क्या पूछा था? बेनिफिट्स ये है कि पार्टी को वोट देने से पहले आप तो वोट मांगने वाले होंगे, आप आके लोगों को बताएंगे कि अब हम इसका हिस्सा हैं, अब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप पार्टी के स्ट्रक्चर में भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहेंगे, बनना पड़ेगा, इसके अलावा रास्ता नहीं है भाई। उसने कहा ना उसके साथ सेल्फियां लोग बनाएंगे, वो किसी के साथ क्यों बनाए? हाँ ये बात भी है। वेल आज का प्रोग्राम मैं यहाँ से वाइंड अप कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के 63% ने पाकिस्तान के एक लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार से जो सवालात और जवाबात लिए और जो डॉक्टर साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, बड़े खुले दिल से जवाबात दिए, उसका लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर साहब, और स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही है कि जैसे बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उन्होंने जो एक कहा था ना आखिर में, कुछ देर की, क्या कहा था तुमने? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है नौजवानों का दौर आएगा, नौजवानों का दौर आएगा। और इसी दौर के साथ यहाँ पर हम लेते हैं आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान की फलाह, इसकी बहबूद, इसकी बका और इसकी सलामती के लिए अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर जारी रखेंगे, और इन जैसे लीडर्स का साथ अगर रहेगा तो पाकिस्तान एक नई डायमेंशन की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।